हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारे गति के नियम। अल्टीमेटली ये जो चैप्टर है ये बल तथा गति के नियम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो मूल रूप से इस चैप्टर के अंतर्गत देखना है वो देखना होता है क्या, हमारे बल को। तो ये जो सेगमेंट होने वाला है ये पूरी तरीके से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे दो टॉपिक्स, संवेग और गति का द्वितीय नियम। जैसा कि हमने इसके पूर्वार्ध में देख लिया है हमारे सबसे फर्स्ट टॉपिक बल के बारे में, फोर्स के बारे में, कि बल होता क्या है, किस प्रकार से एक्ट करता है। इसके बाद बारी थी कि भाई हम डिस्कस करें क्या बल के जस्ट बाद, कि भाई जो ये बल है वो अल्टीमेटली किसी ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद में क्या कॉज कर रहा है, मतलब क्या परिवर्तन ला रहा है, या फिर परिवर्तन नहीं ला रहा है तो फिर क्यों और किस प्रकार से बल लग रहा है। तो हमने इसको समझा, सीखा, और वहां से समझ में आया कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक खुद की द्रव्यमान की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व के आधार पर हमने सीखा न्यूटन का प्रथम नियम, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई इसके ऊपर बाह्य बल ना लगाया जाए और बाह्य बल भी असंतुलित हो। ये इतना सब कुछ हम देख चुके हैं इसके पहले वीडियो में। अब बारी है संवेग की, और जो न्यूटन का द्वितीय नियम है संवेग पर ही आधारित है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्या आ रहा है, भाई संवेग के अंतर्गत क्या आ रहा है और किसको कहते हैं संवेग। तो भाई आपको बताते चलूं कि ये जो सेगमेंट है ये बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझने के दृष्टिकोण से, चाहे आप IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नीट की तैयारी करो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। ये पूरा ही कंटेंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मैं अब जब आपको पता चल ही चुका है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सी वीडियोस होने वाली है, तो शुरू कर लेते हैं हम सबसे पहले टॉपिक संवेग को। नाम से क्लियर है, संवेग अर्थात समथिंग विच इज रिलेवेंट टू द वेग, मतलब वेलोसिटी, कुछ ऐसा जो कि वेग के आसपास की चीज होगी। ऐसा तो नाम से समझ में आ रहा है ना भाई, संवेग कहा है तो क्या होगा, वेग के आसपास में क्या बात करने वाले हैं, क्या एक्चुअली संवेग है। तो संवेग इज द नथिंग बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब संवेग ऐसे कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ भी बाहर से आई हुई चीज नहीं है, एक गणितीय निरूपण है जो डील करती है किसका भाई, तो दो लोगों का गुणनफल। कौन कौन, एक द्रव्यमान और उसका वेग। इसको ऐसा समझिए, यहां पर देखने से पहले आप इस बात को समझिए कि अगर किसी भारी ऑब्जेक्ट को, भारी ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसका मैं कह लेता हूं यहां के लिए द्रव्यमान ज्यादा हो। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा भैया वो द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसको मुझे लुढ़काना है, उसको मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है। तो आपको पता है कि उसमें गतिज ऊर्जा देने के लिए, उसको गति के रूप में लाने के लिए मुझे बल लगाना होगा। अब आप स्वयं से बताइए, एक कम द्रव्यमान की वस्तु और एक ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु, दोनों में ही कुछ परिवर्तन ले आना है, चाहे उनको गति देना हो या वो चल रहे हैं उसको रोकना हो, तो आपको बल का कैसे प्रयोग करना होगा। तो आप सीधे सिंपली लैंग्वेज में कहेंगे कि भैया जो ज्यादा द्रव्यमान का है उसको ज्यादा वेग देना है तो ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, और कम द्रव्यमान का है उसको वेलोसिटी उतनी ही देनी है जितनी पहले वाले को दी थी। लेकिन इसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में, जब कम द्रव्यमान की वस्तु होगी तो उसमें हमें कम बल का प्रयोग करना होगा। तो संवेग का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। P से डिनोट करते हैं जनरली, क्या होता है संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, P इक्वल्स टू mv। और एक मजेदार बात, ये जो है ये एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशि किसे कहते हैं भाई, जिसमें दिशा हो। तो इसकी दिशा क्या होगी, तो मुझे एक बात समझ में आता है, ये दो लोगों का गुणनफल है, एक मास है और एक वेलोसिटी है।
तो मास का, जब मास की हम बात करेंगे तो मास तो हमारी अदिश राशि है भाई, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो दिशा किसकी, वेलोसिटी की होगी, इसके पास दिशा होगी। अर्थात कह सकते हैं संवेग व वेग की दिशा एक ही होती है, अर्थात संवेग भी एक प्रकार का सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है भैया। ठीक, अब हम बात करते हैं जरा इसके थोड़े से और आगे की तरफ, ऐसा हो क्या रहा है, मतलब अल्टीमेटली आप कैसे संवेग को महसूस करेंगे। तो संवेग महसूस करने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको समझाता हूं, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ में भी मुझे काम आने वाली, क्योंकि इसी के ऊपर तो आधारित है ना। ठीक है, तो एक बात समझिए, जैसे आप जब कभी भी साइकिलिंग की होंगी, तो अगर आप अकेले बैठ करके साइकिलिंग कर रहे होते, अकेले सिंगल आप बैठे और साइकिल चला रहे, तब साइकिल की जो बैलेंसिंग होती है उस समय आपको पता है बहुत लाइटनेस फील होता है, मतलब हल्का महसूस होता है, पैडलिंग करना भी हल्की महसूस होती है, साइकिल स्मूथ चल रही होती है। एज कंपेयर टू व्हाट, तो एज कंपेयर टू कि भाई किसी दूसरे, मतलब अपने दोस्त को और बिठा लिया साइकिल पे पीछे। अब जैसे ही अपने दोस्त को पीछे साइकिल पे बिठाया तो क्या हो गया, हम दोनों का द्रव्यमान जुड़ गया। अब द्रव्यमान जुड़ गया तो मुझे साइकिल की बैलेंसिंग भी टफ लगने लगती है, मतलब कंपैरेटिवली भारी, और उसका पैडल मारना भी मेरे को कैसा महसूस होता है, ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होने लगती है। नॉट इवन दिस, जब उसको मैं रोकता हूं तब, जब मैं उसको चालू करना सोचूंगा तब हर समय मुझे समझ में आता है क्या भाई, एक हैवीनेस फील होता है। आप उस चीज को समझ सकते हैं कि वहीं कहीं पर छुपा है कौन, आपका संवेग, आपका मोमेंटम। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर जैसे एक सीधी बात समझिए, मान लीजिए एक बस है ना, और इसी लेन में, ये रोड है, इसी लेन में एक कार भी है। ठीक है, एक बस हो गई, एक कार हो गई, और यहीं कहीं पे इसी के आजू बाजू में एक साइकिलिस्ट भी है। ठीक है, ये एक हमारा साइकिलिस्ट भी है। ठीक, चलिए अब क्या हुआ, तो भैया सभी के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा इसका तो पैडल बनाया ही नहीं मैंने, लो अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये साइकिलिस्ट है, कार है और एक ऊपर बस है। अब सभी में होगा क्या, तो भाई एक बात समझ में आती है कि जो बस होगी इसका कंपैरेटिवली द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान जो है ज्यादा होगा, इसका द्रव्यमान कम होगा, और साइकिल का सबसे कम होगा द्रव्यमान। अच्छा, जब इस प्रकार की बात समझ में आई है तो एक बात और समझ में आएगी यहीं पर कि अगर मान लीजिए यहां पर सभी को यहीं पे जाकर के रुकना है, ठीक, अब सभी के सभी ने ब्रेक लगाई, यहां पर आने के बाद सभी ने ब्रेक लगाई, तो सबको इतनी ही दूर शिफ्ट होकर के क्या हो जाना होगा, रुक जाना होगा। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर ये सब लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और इन्होंने यहां पे ब्रेक लगाया है, ये पहली वाली जो लाइन है यहां ब्रेक लगाया, और यहां पे जाते जाते, मतलब ये सेकंड वाली जो लाइन ये दिख रही है, यहां पर जाते जाते इन सभी को क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, साइकिलिस्ट अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होता और यहीं पर ब्रेक लगा के यहां रुकने की कोशिश करे, तो मैं कहता हूं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी हो गई प्रारंभिक वेग, और यहां पर अंतिम वेग जो है इसको कितना कर देना है, मुझे कर देना 0, खत्म कर देना, 0 कर देना, रोक देना है। अब इसका देखेंगे, अगर जब ये यहां पे था साइकिल, जब ब्रेक लगाने से जस्ट पहले, तो मास इंटू 40 कर लीजिए साइकिल के लिए, ठीक है, और ये हो गया भाई हमारा कार, ठीक है ना, तो आर लिख लेता हूं, ये हो गया एम आर इंटू 40, और जब मैं बस की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, एम बी इंटू 40। 40 क्या है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, अब मुझे यह पता चल ही चुका है कि संवेग जो होता है वो क्या होता है, P इक्वल्स टू एम इंटू वी,
P इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने कर दी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब mv इंटू 40, mr इंटू 40 और mc इंटू 40। एक बात बताइए कि भैया जब इसको रुकना होगा, ये कंफर्टेबल रुकेगा ये या फिर ये, तो आप एक छोटी सी बात से यहां पे समझ सकते हैं, वो है हमारा संवेग परिवर्तन। क्या है टॉपिक भाई? संवेग परिवर्तन। अब संवेग परिवर्तन क्या होता है? तो संवेग परिवर्तन क्या मतलब क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो अंतिम संवेग मतलब क्या होगा? तो mv, प्रारंभिक संवेग मतलब क्या होगा? mu, ये हो गया हमारा क्या? p, तो अल्टीमेटली ये हो गया हमारा डेल p। क्या हो गया ये? डेल p। डेल कब लगाते हैं भाई? जब एक छोटा सा परिवर्तन हो रहा हो, छोटा सा चेंज हो रहा हो। तो डेल p हो गया मेरा mv माइनस mu, और यू कैन से डेल p इक्वल्स टू mv माइनस u। यानी अब एक छोटी सी बात समझ में आएगी मुझे, वो ये समझ में आएगी कि भैया ये mv माइनस u की जब हम बात करते हैं, v माइनस u जो टर्म है सिर्फ ये क्या है? वेग में परिवर्तन। मतलब ये अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि द्रव्यमान इनटू वेग में परिवर्तन। अर्थात कुछ बातें यहां पर सीखने की कि भाई साइकिल, कार, बस, इन तीनों को जब यहां पे ब्रेक लगाया और यहां जाकर के मैं रोक रहा हूं, तो मैं उसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके वेग में चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि सभी का संवेग यहां v जीरो होने के कारण यहां पर आकर के कैसा हो गया? जीरो। लेकिन प्रारंभिक संवेग था उनके पास। ठीक है ना? क्योंकि संवेग क्या है? इन दोनों का गुणनफल। अब आपको क्या महसूस होता है? 40 से जीरो आना है, यही हुई ना बात? द्रव्यमान तो कांस्टेंट हो गया, 40 से जीरो आना है। कार को भी 40 से जीरो आना, साइकिलिस्ट को भी 40 से जीरो आना। अब आप एक बात समझिए कि भाई अगर एक बस 40 से जीरो आएगा, ठीक है ना, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा। बस का द्रव्यमान कैसा होगा? ज्यादा। तो इसको 40 किलोमीटर पर आवर से जीरो जाने का जर्क कम महसूस होगा, इसमें बैठे लोगों को कम झटका लगेगा, जबकि कार वाले को कंपैरेटिवली थोड़ा सा महसूस होगा झटका, और साइकिल वाला तो बेचारा वो गिर ही जाएगा भाई, उसका कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो बच जाए, क्योंकि साइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चला, बहुत तेज हो गई, ये गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि द्रव्यमान बहुत छोटा है। तो मतलब एक और बात समझ में आ रही है कि सेम संवेग होते हुए भी द्रव्यमान हमारे लिए कुछ असर डालेगा। जैसे मैं अगर कहता हूं कि कहीं पर एक संवेग का मान 10 क्रॉस 1 गिवन हो और एक 1 क्रॉस 10 गिवन हो, ये मास है और ये वेलोसिटी है 10 और ये भी 10, क्या भाई? तो केजी मीटर प्रति सेकंड, ये भी हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको एक बात समझ में आएगी, यहां पर क्या दिखा? तो आपको यहां पर दिखा कि भाई मास जो है, कौन? मास जो है अगर 10 है तो वेलोसिटी सिर्फ 1 है, और अगर मास 1 है तो वेलोसिटी कितनी होगी? 10, लेकिन मोमेंटम विल बी 10। और एक नंबर लिख के सिखाता हूं, इसको 2 गुणे 5 लिख लूं और इसको 5 गुणे 2 लिख लूं, इन दोनों में मोमेंटम कितना है? 10। लेकिन एक बात समझिए, क्या समझे गए? तो भैया जिसका द्रव्यमान जो है, जिसका द्रव्यमान कम है वो तेज चलेगा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो धीरे चलेगा। 5 था द्रव्यमान, मतलब कंपैरेटिवली 2 से तो ज्यादा ही हो गया, तो ये क्या चल रहा है? ये तेज चल रहा है कंपैरेटिवली, है ना? सॉरी, धीरे चल रहा है, 2 हो गया। और अगर 2 है इसका क्या द्रव्यमान, तो चल कैसा रहा? तेज चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तेज हो गया ना। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई? सीधे सिंपल सा कि जो मोमेंटम है वो 2 पिंडों का सेम हो सकता है, ठीक है, मोमेंटम 2 पिंडों का सेम हो सकता है, लेकिन डिसाइडिंग पोर्शन कौन है भैया? तो वहां पर है वेलोसिटी। और एक बात, यहीं पर एक और बात समझ में आ जाती है कि जब ये चेंज इन मोमेंटम जो आप कर रहे हैं, जो आप उसके संवेग में परिवर्तन ला रहे हैं, अर्थात उसकी टेंडेंसी बदल रहा है। देखिए तीनों लॉज एक तीसरे से जुड़ी हुई है। आपने क्या किया? आपने मोमेंटम को 0 कर दिया, तो मतलब क्या? आपने फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी किया ना, एक वेलोसिटी थी, उसमें से वेलोसिटी आखिरी में जाते जैसे कैसी हो गई? तो ये फाइनल वेलोसिटी जो है v जो है ये 0 हो गई है। तो आपने एक जिसकी टेंडेंसी ठीक थी, मैं गत्यावस्था में रहूं, उसको आपने रोकने की कोशिश की,
तो वो इनर्शिया शो करेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो जड़त्व शो करेगा, और उसी जड़त्व के कारण हमको क्या लगता है, झटके लगते। इसी कारण क्या होगा कि बस तो रुक गई लेकिन हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आपको अब कुछ बातें समझ में आ गई होंगी कि संवेग मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि आपको कैसे समझ में आएगा, रियल लाइफ में कैसे आप देख पाते हैं। तो रियल लाइफ में आप सिंपली देख लीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो कोई बस चल रही होगी ना, आप बाहर से खड़े होकर के बस को गुजरते देखिए, आपको वो बहुत तेज चलती हुई नहीं नजर आएगी। लेकिन उसी वेलोसिटी से अगर एक कार चल रही होगी तो वो भी उतनी तेज नजर नहीं आएगी, लेकिन बस से ज्यादा तेज नजर आएगी आपको। क्या फर्क पड़ता है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर ये नहीं चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर चल रही है। लेकिन हमारी मेंटालिटी जब हम उसको देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा ही फील आता है क्या कि कार कंपैरेटिवली बस से तेज चल रही है। और उसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम देखते हैं एक साइकिलिस्ट को या मोटरसाइकिलिस्ट कह लीजिए, बाइक वाले को, तो बाइक वाला लगता है कि हाँ यार ये अपने है ना एक्स्ट्रा, अब मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन समझ सकते हैं कि ये तेज चल रहा है, कंपैरेटिवली तेज चल रहा है। और साइकिलिस्ट तो बहुत ही तेज चल रहा है, गिरने के लिए ही चल रहा है, ऐसा मान लीजिए। 1 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंचना मतलब क्या, ये गिरने के लिए ही चल रहा है ऐसा हमको दिखेगा, जबकि वेलोसिटी तो सबकी सेम थी। डिफरेंसेस किसके थे, मासेस के। वही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रक चलती है तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। चलिए यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आई है तो यहां पे मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आई थी, वो था हमारा क्या, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। और इस कंडीशन में आपको संवेग कैसा दिख रहा है भाई, तो आपको अंतिम संवेग दिख रहा है कि ये हो जाएगा 0 और ये निकलेगा mu। मतलब यहां पे संवेग जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। यहां पे जो संवेग दिख रहा है वो कैसा है, नेगेटिव। ये जो एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है इसमें ये सब नेगेटिव है। आइए चलिए, जब संवेग में परिवर्तन को सीख लिए तो आगे बढ़ते हैं हम एंड डिस्कस करते हैं हम कुछ और बातें, गति के द्वितीय नियम को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन ने ही दिया था भाई, ये तीनों लॉ न्यूटन के ही हैं, नो डाउट। किसी न किसी लॉजिक, किसी न किसी थ्योरी के बेसिस पे दिए थे, तो इसलिए उस थ्योरी को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं उस लॉ की। तो इन्होंने कहा था, जो मैंने अभी आपको सिखाया यहां पर, कि जब आप किसी भी वस्तु के जो संवेग है उसमें परिवर्तन करना चाहेंगे, आपने क्या किया था, उसकी वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर की, उसको उठा के 0 किया, मतलब उसके संवेग में परिवर्तन लाए, तो क्या स्वतः ही हो जाएगा क्या ये काम? तो आप कहेंगे नहीं, ये स्वतः नहीं होगा, मुझे ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। और ब्रेक अप्लाई करना मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब आपको बल लगा करके उसके मोमेंटम को चेंज करना होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी तो यही कहती है ना कि अगर किसी की टेंडेंसी हो गई मोशन की तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक भाई? जब तक कि आप उसके ऊपर एक असंतुलित बल ना लगाएं। तो मतलब क्या समझे? मतलब सीधे सीधे समझ गए कि भैया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदलना है, देखिए द्रव्यमान में तो बदलाव मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूं मोमेंटम बदलना मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज करनी है, वेग में परिवर्तन लाना है, तो मुझे बल लगाना होगा भाई। सेकेंड लॉ यही कहता है क्या, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका? तो इसका सीधा मतलब यह हुआ भाई कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसकी दिशा लगाए गए बल की दिशा में होती है। मतलब क्या कहे? मतलब इसको ऐसा समझ के आ सकता है, मैं इधर लिख देता हूं। यहां पे सिंपली ये कह रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो मतलब बल समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर, यही है हमारा सेकेंड लॉ। अब एक बात ध्यान रखिएगा भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग था, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और खूब सारी गलतियां करते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। बल नहीं आता उसमें, फोर्स की कोई बात ही नहीं होती, वो काइनेमेटिक्स है, जहां पे हम कॉज की बात ही नहीं करते, कारण की बात ही नहीं करते। ये मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, यहां पर हम इस बल के लिए ही सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा न्यूटन का सेकेंड नियम, ठीक है। बल समानुपाती किसके होगा भाई? संवेग परिवर्तन की दर। मतलब क्या कह रहा हूं, एक बात समझिए, इसको चलाना है, पहले आप 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला सके,
इसका द्रव्यमान मान लेता हूं m है। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इसको तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप चलाइए। तो पहले जो चला रहे थे ये इसका u हो गया, और 20 मीटर प्रति सेकंड से चलाने लगे ये इसका v हो गया। तो आपने 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड के परिवर्तन की, अर्थात द्रव्यमान इसका समान रहने वाले, यानी आपने संवेग में चेंज ला दिया ना। मैंने यही तो अभी आपको सिखाया ना कि जब कभी भी आप उसके वेग में परिवर्तन कर देंगे, अल्टीमेटली आप उसके संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने जो अभी आपको सिखाया कि अपने दोस्त के साथ बैठ करके साइकिल चला रहे होंगे, तो जब दोस्त पीछे बैठ जाएगा तो द्रव्यमान क्या हो गया, उसका बढ़ गया। अब द्रव्यमान तो बढ़ गया, लेकिन मुझे अगर वेलोसिटी सेम ही मान लीजिए रखनी हो, 10 की 10 ही रखनी हो, तब भी मेरे को फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि संवेग जो है वो दो लोगों का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी। या तो आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तब आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, या अगर आप मास ज्यादा रख देंगे तब भी आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के क्या कहा गया, तो कुल मिलाकर के न्यूटन ने कहा कि भैया लगाया गया बल, ठीक है, मतलब इसको लिख लेता हूं आरोपित बल, आरोपित बल समानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर के। अब संवेग परिवर्तन की दर की जब हम बात करेंगे तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, आरोपित बल को मैं कह लेता हूं F, समानुपाती का चिन्ह, संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग परिवर्तन। अब दर है भैया, तो दर के लिए आपको क्या सिखा रखा है, तो दर के लिए सिखा रखा है कि डिवाइडेड बाय टाइम, समय, समय से विभाजित कर दीजिए इसको। तो क्या मिल गया मुझे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन, मतलब क्या अभी सिखाया, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन में समय। देखिए दर जहां भी आता है वहां पे टाइम आएगा, टाइम के ही रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू अंतिम संवेग को कैसे लिखूं, तो मैं तो ऐसे लिखता हूं भाई mv, और प्रारंभिक संवेग को कैसे लिखूं, तो mu, अपॉन में समय चल रहा है इसको लिख दिया t। आई होप किसी को कोई एतराज नहीं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन चलने दीजिए, m को कॉमन कीजिए, क्या मिला आपको v माइनस यू अपॉन में t, क्या मिला m v माइनस यू अपॉन में t। अगर जब कभी भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, ठीक है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो मुझे मिलता है भाई एक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू एक k कांस्टेंट मिल गया, mv अपॉन t का मतलब क्या हो गया, ये ma, चूंकि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है भाई, a, त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो ये फाइनली मिल गया ये, अच्छा ये तो हटाना पड़ेगा ना, इक्वल्स टू आ गया। इफ यदि मान लीजिए इस k की वैल्यू 1 हो जाए तो ये F किसके बराबर हो जाएगा, ma के, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसकी इकाई क्या होती है भाई, तो चूंकि न्यूटन ने दिया था इसीलिए इनके नाम पे क्या रख दिया, न्यूटन। लेकिन अल्टीमेटली इसकी यूनिट की बात करूं तो भाई मैथमेटिकली तो ये यूनिट होगी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मास द्रव्यमान का कितना हो गया भैया, केजी, और एक्सीलरेशन कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाती है यूनिट किसकी, ये हो जाती है हमारी फोर्स की यूनिट, और ये फॉर्मूला है हमारा F इक्वल्स टू ma, ठीक है। इसको और अन्य अन्य रूपों में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसको अन्य अन्य रूपों में और लिखा जा सकता है भाई, कैसे, तो देखिए मैं अगर यहां पर कह लूं कि सिंपली जो हमारा बल है ये समानुपाती था हमारे संवेग परिवर्तन की दर के, तो इसी फॉर्म को मैं लिख सकता हूं ना कि आरोपित बल समानुपाती संवेग परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, है ना, अंतिम मतलब कितना mv माइनस प्रारंभिक मतलब कितना mu अपॉन में t। अब एक काम करता हूं मैं k लगा ही देता हूं, तो ये F इज इक्वल टू k mv माइनस mu अपॉन में t। अब ये k की वैल्यू को हमने अभी क्या मान लिया था भाई, हमने कह दिया था अगर ये 1 हो तो क्या लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं F इक्वल्स टू, यहां पे अगर देखिए तो mv अपॉन में t माइनस mu अपॉन में t, यही मिल रहा है। अच्छा इसको कहे क्या सकते हैं भाई,
तो इसको कह सकता हूं मैं फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मतलब ये हो गया डेल पी एफ अपॉन टी माइनस पी आई अपॉन में टी। पी एफ पी आई क्या भाई, तो पी इनिशियल पी फाइनल है ना, पी एफ मतलब अंतिम संवेग, पी आई मतलब प्रारंभिक संवेग। अब इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया हुआ है, मतलब अल्टीमेटली लिखा हुआ है, अगर इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये डेल पी अपॉन में टी लिख सकता हूं मैं, एफ इक्वल्स टू डेल पी अपॉन में टी। अब टी को भी अगर मैं डेल टी से डिनोट कर दूं, मतलब टाइम ड्यूरेशन, तो क्या इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई एफ इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल पी अपॉन में डेल टी। अगर आप इसमें एग्री करते हैं तो भैया इसी को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, तो फोर्स इक्वल्स टू मिल गया मुझे क्या, डीपी अपॉन में डी। इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं बात करता हूं, सदिश में अगर मैं बात करना चाहूं, तो सदिश में नथिंग, कुछ भी नहीं करना भैया, क्या एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डीपी वेक्टर अपॉन डी। भाई जैसा कि आपसे कमिटमेंट करते हैं कि हर एक क्लास, हर एक लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस एंड टिल टॉप मोस्ट द लेवल, ठीक है ना। तो बिल्कुल शुरू से हमने शुरू किया, हमने पहले लीनियर की बात करी, नॉर्मल की बात करी, नॉर्मल की बात करने के बाद मुझे समझ में आया क्या भाई कि इसके वेक्टर फॉर्म्स भी होंगे, तो हम वेक्टर की भी बात कर लेते हैं। मुझे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिला, डीपी वेक्टर अपॉन में dt। अल्टीमेटली क्या हो गया, तो भाई आप मोमेंटम का अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अगर आप ऐसा काम करें तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। ये कब करना होता है और जो यहां पर लिखा था ये कब करना होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आपके पास में एक कांस्टेंट फोर्स है, एक वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो आप नॉर्मली यहां पर रखिए और आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जैसे आपको इक्वेशन मिल रहा है, चूंकि हमने अभी क्या पढ़ लिया भाई, हमने 2D मोशन पढ़ लिया, द्विविमीय गति की हमने बात कर ली, तो यहां पर मुझे एक नंबर तो आएगा नहीं, मुझे एक इक्वेशन आएगी, एक समीकरण आएगी। और जब समीकरण आएगा हमारे पास में, तो समीकरण को हल करते समय मुझे पता है कि वहां पे वेरिएबल फोर्सेस देखने को मिलेंगे, एक्स एक्सिस में भी जाएगा और वाई एक्सिस में भी आएगा, या एक्स जेड में जाएगा या जेड एक्स में आएगा। तो कुल मिलाकर के वहां पे वेरिएबल ऑफ फोर्सेस जब आ जाएंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई वेरिएबल ऑफ फोर्सेस के लिए किस पे चलना पड़ेगा, तो मुझे वेरिएबल ऑफ फोर्सेस के लिए यहां आना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो आइए जरा स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। भाई ये जो हमने बात करी यही न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में होगा। मैंने क्या कहा था कि भैया ये जो मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमारा संवेग परिवर्तन का दर, ये भी एक सदिश राशि है और सदिश राशि हमेशा ही दिशा इंट्रोड्यूस कराएगा। और कौन सी दिशा होगी, जिधर में हो किसका, बल का। अच्छा, तो गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं, तो एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल टू डीपी वेक्टर अपॉन में dt, है ना, मतलब एफ वेक्टर इक्वल्स टू के डीपी अपॉन में dt, या फिर लिख लें तो डीपी वेक्टर अपॉन dt। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू को हमने कितना मान लीजिए, यदि बल को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि के का मान कितना हो जाए 1, इसी को मैंने लिखा था एफ के इक्वल्स टू 1, देन आपको क्या समझ में आ रहा है भाई कि ये हो जाता है एफ इक्वल्स टू डीपी वेक्टर अपॉन dt। अच्छा, अब p को मैं चाहूं तो ओपन करके लिख सकता हूं, जो यहां पर हमने लिखा हुआ है, जो हम यहां लेकर के आए हैं, ओके, क्या p को ओपन कर दिया तो p मतलब क्या, mv, m तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली dv अपॉन में dt, क्या बना, dv अपॉन में dt। अब dv अपॉन dt को जब ओपन करेंगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सीलरेशन। चलिए इसको एक बार करके भी देख लेते हैं ना, यहां तक जब मेहनत कर ही लिया तो 2 स्टेप और बढ़ लेते। क्या कर दूं मैं, बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो ये देखिए, p वेक्टर का मतलब, चूंकि मुझे पता है p वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, तो mv मास इंटू वेलोसिटी रख दीजिए, dmv वेक्टर अपॉन dt। अब m जैसा कि मैंने बोला कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बच गया, dv अपॉन में dt। और ये भी पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, त्वरण। तो मतलब
वेग परिवर्तन की दर को जब त्वरण कहते हैं तो ये क्या है, ये वेग परिवर्तन की दर ही तो है। तो ये अल्टीमेटली क्या मिल गया मुझे, एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू एम ए वैक्टर। आपके पास में डिफरेंशियल फॉर्म मतलब जो हमारे पास में ऐसा कह सकते हैं कि जो वेक्टर फॉर्म्स हो, वेरिएबल फॉर्म्स होंगे तो ये रही डेरिवेशन, और अगर आपके पास में स्टैटिक लीनियर फॉर्म में है तो ये रही डेरिवेशन। दोनों ही आंसर है आपके पास में, घबराने परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत है ना ही मैं ये कहने वाला हूं कि भाई आपने पहले पढ़ा होगा कुछ, ये बता तो दो ही कि 9th क्लास में था सेम एज इट इज, बस 11th क्लास में इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, ये आ गया। हम वेरिएबल फोर्सेस की बात करने वाले हैं बस। चलिए यहां तक अगर आपको बात समझ में आई है तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं बढ़ने वाला हूं आगे की तरफ, मैं डिस्कस करने वाला हूं किसके ऊपर, ये न्यूटन में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे, मतलब ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है ना। क्यों है इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि ये न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये मुझे एक न्यूटन यानी मतलब एक ऐसा कह लीजिए कि इनके सम्मान में, न्यूटन के सम्मान में इसको हमने कहा है, तो मतलब इनके सम्मान स्वरूप ये भी तो काम करना पड़ेगा ना कि इसकी वैल्यू तो निकाल के ले आनी पड़ेगी ना कि आखिर कितने के मान को, एक न्यूटन के मतलब एकांक न्यूटन की तो हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एकांक न्यूटन की हम बात करेंगे यहां से, आइए जरा देख लेते हैं इसके बारे में। तो बल एक सदिश राशि है जिसका मात्रा क्या है भाई, न्यूटन है। न्यूटन का मतलब मैंने सीखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर आप सीजीएस में बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं यहां पर एमकेएस से जो एसआई दिख रहा है, ये न्यूटन क्या है भाई, ये एसआई है। अब एक न्यूटन किसको कहूं, तो एक न्यूटन आप कहेंगे 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 1 किलो के द्रव्यमान को सीधा समझिए, ये रहा कितना द्रव्यमान, 1 kg। 1 किलो के द्रव्यमान को यहां से यहां तक ढो करके ले आए, यहां ले आए, सेम वही 1 kg का द्रव्यमान था, यहां से यहां तक चलाने में कितना चला दिया भैया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का इसको दे दिया क्या, त्वरण। इसका त्वरण कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से मैं यहां से उठा करके यहां तक ले आया इस ऑब्जेक्ट को। दिस इज द प्लेस ए एंड दिस इज द प्लेस बी। तो इस दौरान जो भी बल मुझे प्रयोग में लानी पड़ी उसी बल को कहते हैं हम क्या, एक न्यूटन बल। मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं कि 1 kg के वस्तु को, 1 किलोग्राम के वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चला करके ले जाने में उपयोग होने वाले बल को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। कितना भाई, तो इसको 1 मीटर चलाना है और कितनी देर में चलाना है भाई, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड स्क्वायर, ठीक। चलिए इसकी डायमेंशन फॉर्मूला पे तो खूब काम किया, खूब ही ज्यादा काम किया भाई, फिर भी याद दिला दूं मैं। F इक्वल्स टू लिखा हुआ है क्या, एम ए, मास का तो m हो गया, एंड एक्सीलरेशन मुझे पता है, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है हमारा विस्थापन बटा में समय स्क्वायर। तो विस्थापन मतलब हो गया L, समय का स्क्वायर मतलब t माइनस 2, मतलब ये कितना मिलता है, MLT माइनस 2। बोले अभी भी चलेगा क्या, हम तो भूल ही गए थे। अरे नहीं भैया, भूलना नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ये आपके पास जितने भी नए फॉर्मूले आएंगे उनके साथ में, अब से पहले आपके साथ में क्या हुआ करता था, तो एक यूनिट होती थी और एक फॉर्मूला। अब आपके पास में फॉर्मूला, उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला, और ये भी बताना है कि वो सदिश है या अदिश। ये 4 चीजें हर एक टॉपिक में आपको ध्यान में रखनी होगी। गति का द्वितीय नियम बल की परिमाण व मात्रक दोनों को ही बताता। देखिए ये अल्टीमेटली कहना तो जो सेकेंड लॉ है वही बल की एक्चुअली फॉर्मुलेट करता है, बल को यांत्रिकी में बल को फॉर्मुलेट करने का जो काम करता है वो कौन है भाई, सेकेंड। मैकेनिक्स में जो बल का एक्चुअल मान होगा वो यही फॉर्मुलेट करते हैं, क्योंकि ये बल आगे चल के तो बदलते रहेंगे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल में इसका मान बदल जाएगा, है ना। अंतराण्विक बल की बात करेंगे इसका मान बदलेगा, चुंबकीय बल की बात करेंगे मान बदल जाएगा, लेकिन यांत्रिकी में इसी बदलाव के कारण एक मान है जो कि F इक्वल्स टू एम ए है। अगला, यदि m नियत नहीं है तो एक सवाल ये भी आ गई कि भाई अगर m बदल गया तो, आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है क्या, m कैसे बदलेगा भाई, आप वेग बदल दोगे, m कैसे,
हम दो लोग बैठ करके जा रहे हैं, क्या हम जाते जाते इतने थक जाएंगे, हमारा इतना मास कम हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं भैया। हम जब हॉरिजॉन्टली चल रहे होते हैं रोड पे, तब जनरली मान लीजिए, अगर कायदे से देखेंगे तो आपको पता है, मान लीजिए हम चल रहे हैं किससे, बाइसिकल से, मतलब बाइक से, तो बाइक में हमने 15 लीटर पेट्रोल डलाया था और कुछ देर के बाद हमने देखा तो उसमें सिर्फ 7 लीटर पेट्रोल डला था, मतलब उसके मास में तो कमी आ गई होगी। बाइक जब फुल टैंक भरी होगी तो भारी लगेगी ना भाई, द्रव्यमान ज्यादा होगा ना उसका। और जब बाइक खाली होती जाएगी टंकी, कब भाई, तो जब आप बाइक चलाएंगे, पेट्रोल खर्च होगा तो टंकी खाली होगी, टंकी खाली होगी, द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, इसका मतलब क्या समझते हो, उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। लेकिन ये कंसीडर नहीं करते जनरल केसेस में, क्योंकि हम वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, वेग की बात करते हैं, तो एक छोटे से डिस्टेंस की बात करते हैं, बहुत दूर तक की नहीं कि 50 लीटर भैया, सॉरी 15 लीटर में से 7 लीटर पेट्रोल ही खर्च हो गया, ऐसा हम कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसी जगह पे अगर हम रॉकेट की बात करें, तो रॉकेट जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट क्या है भाई, तो रॉकेट कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट देखिए, समझिएगा। इसमें क्या होता है, यहां पे जो भी फ्यूल जाता है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाता है, इसके कई पार्ट होते हैं। जो एग्जॉस्शन चैम्बर होता है ये कई चैम्बर्स में बना होता है, कई चैम्बर होते हैं ऐसे। अब इन चैम्बर्स का क्या काम है, तो भैया एक बात बताइए, जब मुझे पता है कि नीचे मैंने टैंक रखा है और इसमें कुछ फ्यूल भरा है और ये फ्यूल जल गया, ये हमने इस्तेमाल कर लिया, ये फ्यूल क्या हो गया, बर्नआउट हो गया। अब फ्यूल बर्नआउट हो गया तो इतना भाग रॉकेट के साथ में ढो के ले जाने की क्या जरूरत है भाई, हमारा द्रव्यमान ही बढ़ा रहा है ना ये नीचे का मॉड्यूल। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ही सिंपल सा ऐसा मॉड्यूल होगा, बहुत हेवी मॉड्यूल होगा वो। तो क्या करते हैं, जैसे ही इसमें से फ्यूल का इस्तेमाल हो गया तो इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, भैया ये चले जाए, छोड़ देते हैं इसको। फिर ये अगला वाला टैंक यूज होने लग गया, फिर इसकी भी जरूरत खत्म हो जाएगी, मतलब फ्यूल खत्म हो जाएगा, इसको भी ब्रेक कर देंगे। तो इसमें कैसा लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि इनिशियली इसके पास में जो मास था वो ज्यादा था और कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ हाइट चलने के बाद इसके पास में जो मास आएगा ये कम आएगा, मतलब इसका प्रारंभिक द्रव्यमान हमेशा ज्यादा होगा और बाद में जब द्रव्यमानों की कैलकुलेशन करेंगे तो इसके द्रव्यमान में क्या आती जाएगी, कमी। क्योंकि रॉकेट चलाना है, बहुत सारा फ्यूल खर्च होता है, बहुत सारा फ्यूल खर्च होने का मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल खर्च होगा। तो रॉकेट का टोटल द्रव्यमान, रॉकेट का टोटल मास तो फ्यूल के साथ में ही होगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा, देखिए अगर ये 10 सेकेंड के लिए भी ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो फ्यूल खर्च होगा ना, कुछ ना कुछ तो इस m0 में कमी आ जाएगी। मतलब इसका मास क्या हो रहा है, तो एक कांस्टेंट रेट से कम होते जा रहा है, एक कांस्टेंट रेट से ही फ्यूल खर्च होगा ना। जिस दर से फ्यूल खर्च हो रहा है कि भाई प्रति 10 सेकेंड में मान लीजिए 100 लीटर फ्यूल खर्च हो गया, ऐसे ही एक नंबर ले रहा हूं बिल्कुल फर्जी सा, 10 लीटर में कितने, सॉरी 10 सेकेंड में कितने, 100 लीटर, यानी 10 लीटर फ्यूल प्रति सेकेंड खर्च हो रहा है। इसी दर से ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी ये जो हो गया मास, ये भी कैसा है, वेरिएबल है, ये मास कैसा है, परिवर्तनशील है। जब ऐसा हो जाए तो यही फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे भाई, जो हमने अभी लिखा था, F इज इक्वल्स टू डी P अपॉन में dt, ये लिखा था। अगर मैं इसको फर्दर लिखा तो मैंने लिखा था m v, है ना, dmv अपॉन में dt, ऐसा ही था। अब इसको जब कभी भी हम लिखना चाहेंगे, है ना, क्या किस फॉर्म में भाई, तो मैं इसको लिखना चाहूंगा कि मास भी वेरिएबल हो गया और वेलोसिटी भी। जैसे ये दोनों वेरिएबल होती है तो डिफरेंशिएशन का एक रूल है, देख लीजिए मैं यहां पर कर दे रहा हूं, कोई बहुत टफ काम नहीं है। dxy अपॉन में अगर अपने को मिल गया dt, ये दो फंक्शन है, x भी एक फंक्शन और y भी एक फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है और y भी एक फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन का रूल है ना, यहां पर अपने फिजिक्स से बहुत हद तक लेना देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन का रूल है। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट टर्म को मानिए कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म को मानिए कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। मतलब ऐसा देखिए, डी अपॉन डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म अगर दिया हो, ये 1 2 क्या लिख रहा हूं, एक फर्स्ट फंक्शन और 2 लिखने का मतलब सेकेंड फंक्शन। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है क्या? यहां पर इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब है कोई फर्स्ट फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो,
सेकेंड का मतलब हो गया भैया ये 2 लिखने का मतलब सेकेंड फंक्शन। जैसे यहां पर 2 फंक्शन कौन है, तो मास भी एक फंक्शन हो गया क्योंकि वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, और v भी एक वेरिएबल हो गया, ऑब्वियसली है ही वो। तो इसका फॉर्म क्या हो गया भाई, तो f वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, तो m dv अपॉन dt प्लस v वेक्टर को रखिए कांस्टेंट, क्या हो जाएगा dm अपॉन में dt। ये फॉर्म बहुत आराम से याद रख सकते हैं, ये रॉकेट प्रोपल्शन में यूज होता है। रॉकेट का लिए अगर देखेंगे तो एक टॉपिक पहले था रॉकेट प्रणोदन, ठीक है ना। ये अभी के टाइम पे हमारे सीबीएसई ने इसको एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है, और सीबीएसई ने अभी नहीं बहुत पुराने समय से ही मतलब इसको एलिमिनेटेड पोर्शन में रखा हुआ है। बट ध्यान में रखेंगे रॉकेट प्रणोदन, क्योंकि देखिए हम तो कुछ नहीं हटाएंगे भाई, हम तो पूरा ही कुछ कराएंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में ना जाने कौन से टॉपिक से क्या चीजें पूछ ली जाए, तो इसलिए भाई हमें पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। खैर ये रॉकेट अच्छा टफ थोड़ी है, बहुत सिंपल सा है ना। तो देखिए रॉकेट प्रक्षेपण में ईंधन द्रव्यमान समय के साथ में परिवर्तित होते रहता है, अर्थात द्रव्यमान चेंज होने की भी कंडीशन है। मुझे हॉरिजॉन्टली जब मैं रोड पे बाइक चला रहा था तब मुझे द्रव्यमान में कोई कमी सच महसूस नहीं होती, लेकिन जब हमने रॉकेट प्रोपल्शन की बात करी तो हमें द्रव्यमान में कमी महसूस होने लग गई। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं, एंड अब जरा बात करते हैं हम कि न्यूटन से डाइन में कैसे चेंज करेंगे। न्यूटन क्या है भाई, उसका एसआई यूनिट, डाइन क्या है उसकी सीजीएस यूनिट, और ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके स्कूल में 1 मार्क्स में ये पूछ लिए जाते हैं, न्यूटन से डाइन में चेंज करना। ठीक है, तो देखिए न्यूटन से डाइन में बदलने का मतलब सिंपली आप समझ लीजिए, 1 न्यूटन मतलब क्या है भाई, तो 1 न्यूटन का मतलब मैंने अभी सिखाया था केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपने कहा 1 न्यूटन, तो ये 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड के स्क्वायर। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, तो इसको कन्वर्ट करना मुझे सीजीएस में, तो क्या कहते हैं भाई सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो ये कहते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ ग्राम। इधर में हमारा एसआई है, एमकेएस कह लेता हूं, एमकेएस है, और यहां पर कौन है भैया, इधर में सीजीएस है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसका, मीटर था, तो 1 मीटर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, लेकर के यहां पर रख दीजिए। 1 किलो मतलब कितना, तो 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर मतलब कितना 100 सेंटीमीटर अपॉन, इसमें कोई चेंज नहीं होता ना भाई, क्यों, क्योंकि सीजीएस में भी सेकंड है और एमकेएस में भी एस जो है वो सेकंड है, तो ये कितना हो गया 1। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको फॉलो करें तो 10 की पावर 3 यहां दिख रही है, 2 ये दिख रही है, यानी कुल 5, यानी मैं कह सकता हूं 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सा था, है ना। और ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने इसको करा दिया 10 टू द पावर 5। ये जब मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़े थे तब भी किया था, और इसी को सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। मतलब न्यूटन का जो न्यूटन अल्टीमेट एसआई फॉर्मेट है, और सीजीएस में इसी को कहेंगे हम डाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूटन का जो सेकेंड लॉ इसके घटक के रूप में। घटक का मतलब क्या हो गया भाई, इसके फैक्टर्स के रूप में। फैक्टर्स क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया कि जो वेलोसिटी है, मास भी चेंज हो सकता है, लेकिन मास के रूप में जरा ध्यान से देखेंगे तो मास के अपने फैक्टर्स नहीं बदलेंगे। मतलब द्रव्यमान ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस में अलग द्रव्यमान में चेंज हो गया, वाई एक्सिस में अलग द्रव्यमान में चेंज हो गया, जेड एक्सिस में अलग द्रव्यमान में चेंज हो गया, नहीं। द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित जरूर हो रहा है, लेकिन उसके घटक नहीं टूट सकते। क्यों, घटक उसी के टूटेंगे ना भैया जो सदिश राशि होता है। अदिश के कहां से घटक, घटक का मतलब ही क्या था, उसके फैक्टर्स, उसका प्रभाव किन दो दिशाओं पे पड़ रहा है या किन 3 दिशाओं में पड़ रहा है। तो 3 दिशाओं में एक ही चीज का अगर प्रभाव है तो भाई तीनों दिशा में तो नहीं होगा, कंबाइन उनका स्वीकृत रूप से कहीं एक ही जगह पे प्रभाव देखने को मिलेगा, इसी को तो कहते हैं भैया घटक। उस सदिश के 3 अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, वो क्या हो गया उसके घटक। अब 3 हो 2 हो जितने भी, मैं यहां पर मान लेता हूं बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि भैया मान लीजिए मेरा जो बल है F इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप हो गया। मैं इधर लिख दूं तो ज्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी, समझ में और आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए F इक्वल्स टू मैंने लिखा क्या एफ एक्स, अच्छा ये जो लिखा है इसको छोड़ देता हूं, मैं सीधे फॉर्मूले की बात करूंगा। ऐसे P इक्वल्स टू क्या हो गया, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जेड कैप प्लस पी जेड के कैप
एक्सीलरेशन आपको पता है, एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में जो होगा वो ए एक्स आई कैप, वाई एक्सिस में जो होगा ए वाई जे कैप, जेड एक्सिस में जो होगा ए जेड के कैप, ठीक है ना। ये भी मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन, संवेग जो है वो पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस में, पी वाई मतलब वाई एक्सिस में, पी जेड मतलब जेड एक्सिस। अच्छा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डीपी वेक्टर अपॉन में dt। अब अगर मैं सिर्फ डीपी वेक्टर की बात करना चाहूं तो क्या लिखेंगे आप, तो देखिए डी पी वेक्टर, अच्छा पूरा ही चलिए, एफ वेक्टर को ओपन कर दीजिए। एफ वेक्टर मतलब अभी क्या समझा, एफ एक्स आई कैप, किस में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में जो बल लगेगा ये हो गया, वाई एक्सिस में जो बल लगेगा एफ वाई जे कैप, प्लस एफ जेड के कैप मतलब जेड एक्सिस में जो बल लगेगा। तो अर्थात ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखूंगा, तो डी अपॉन डी टी, पी वेक्टर की जगह पे ये सबको रख लीजिए, कौन सा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई, सॉरी पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अब अगर मैं सभी को इंडिविजुअली बांट दूं तो ये क्या मिल जाएगा, डी पी एक्स आई कैप प्लस डी पी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी पी जेड के कैप अपॉन डी टी। मतलब क्या समझ गए, तो मतलब मुझे यह समझ में आया कि एक्स एक्सिस में कार्यरत जो बल है वो एक्स एक्सिस में होने वाले संवेग परिवर्तन के दर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्या समझे भाई, जो एक्स एक्सिस में, अगर मैं यहां पे इन शॉर्ट आपको सिखा देता हूं, फिर मैं इसको मिटा भी लूंगा, एफ एक्स क्या हो गया भाई, तो ये हो गया डी पी आई एक्स अपॉन डी टी। मतलब ये किस में है भाई, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स अक्ष में संवेग परिवर्तन की दर एक्स अक्ष में लगाए गए बल के समानुपाती होता है, इसका यह मतलब हो गया। वैसे ही मैं अगर y की बात करूंगा तो क्या होगा, डी पी वाई अपॉन डी टी। वैसे ही z एक्सिस में बात करूं तो डी पी जेड अपॉन डी टी के कैप, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी को अगर मैं और फर्दर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो पी एक्स का मतलब आपको पता ही है क्या, एम वी। तो मास पूरा ही कर देता हूं, एम वी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी एम वी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी टी एम वी जेड के कैप। अब फर्दर और करें तो मास को बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बचा, डी वी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप प्लस मास बाहर डी वी वाई जे कैप अपॉन डी टी प्लस मास को बाहर तो डी वी जेड अपॉन में डी टी के कैप। क्या कर रहे हैं भाई, तो ये वेक्टर के उसके जो घटक है उसके रूप में लिख रहे हैं सिंपली। फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, तो डी वी एक्स अपॉन डी टी, तो मतलब ये एक्स एक्सीलरेशन त्वरण, वेग बटा में समय या वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, क्यों, क्योंकि वी एक्स आई कैप है, प्लस एम वी वाई जे कैप प्लस एम वी जेड के कैप। ये फाइनली मुझे इसके रिलेशनशिप मतलब एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इसकी वैल्यू मिल गई है ना। ये रखिए, देखिए एम को उठा करके कॉमन कर लिया, क्या मिला, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अच्छा यहां पर सॉरी ए वाई और ए जेड है ना, वी तो वी अपॉन टाइम आ गया था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। चलिए, तो इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। क्या पल्ले पड़ी बात, तो पल्ले पड़ी मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कि भैया एक्स एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, एक्स अक्ष में, तो एक्स अक्ष में होने वाले संवेग परिवर्तन की दर, यानी मैं कह लूं मास इंटू त्वरण, किधर भी एक्स एक्सिस में। एफ वाई की अगर बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर वेग के लिए जब हम बात करेंगे, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला बल, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला बल क्या, मास इंटू ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण।
और एफ जेड की बात करेंगे तो मास इनटू जो इन फ्रंट या फिर बैक, सामने या पीछे की तरफ जो लगेगा त्वरण, वो हो गया। ठीक है, देख लीजिए फर्दर क्या भाई, तो सबको अलग अलग लिख लिया। एफ एक्स मतलब डी पी एक्स अपॉन डी टी यानी एम ए एक्स, एफ वाई मतलब डी पी वाई अपॉन डी टी मतलब एम ए वाई, और एफ जेड मतलब डी पी जेड अपॉन डी टी मतलब क्या, एम ए जेड। मतलब समझ में आ गया कि भाई ये कौन सा घटक है, ये एक्स एक्सिस में, ये कौन सा घटक है, ये एक्स अक्ष में, ये बल का वाई अक्ष में, और ये बल का जेड अक्ष में। मतलब इससे साबित होता है कि जो क्षैतिज तल में लगने वाला बल होगा वो ये है, ऊर्ध्वाधर तल में लगने वाला बल ये है, और ये आगे या पीछे लगने वाला जो बल होता है वो है एफ जेड। मतलब यदि कार्यरत बल वेग के साथ कोई कोण निर्मित करता है तब बल के दिशाओं में केवल वेग के घटक बदलते हैं। अगर कोई भी, ये कब की कंडीशन होगी, ऐसा ही ना, देखिए इसके लिए कंडीशन, एक बालक है, इस कार्ट को खींच के ले जा रहा है, ठीक है, ये खींच के ले जा रहा है, तो जब इस कार्ट को खींचेगा तो यहां पर क्या लगा, यहां पर इधर की डायरेक्शन बल, यहां इसके घटक टूट गए, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए अगर आप बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में कितना होगा, तो ये लिखिएगा आप एम ए एक्स, वाई एक्सिस में कितना होगा तो एम ए वाई। अब आपको पता है कि ये कार्ट को रोड पे ऐसे लुढ़काते हुए ले जा रहा है, तो यहां पर ये जो ए वाई की वैल्यू है ये कितनी है, इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए एफ वाई की वैल्यू मुझे देखने को कितनी मिल जाती है, 0। उसका कारण है, एक दूसरा कारण भी है जिसकी हम आगे चल करके अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से कार्ट सिर्फ आगे की तरफ खिसकता हुआ मुझे नजर आता है। तो चलिए भाई अब एक काम कर लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की, ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण इसके उदाहरण की, न्यूटन सेकेंड लॉ की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये चेंज ऑफ मोमेंटम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमने वो अभी हमने बस को लिया था, कार को लिया था, साइकिल को लिया था, उसी से समझते हैं क्या था सिंपली। तो भाई सिंपल सी बात ये थी कि वहां पर जब चेंज ऑफ मोमेंटम आपको करना है, यानी एक साइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसको सडन रोक करके जीरो मत कीजिए, उसको बहुत पहले से धीरे 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 ब्रेक लगा लगा करके फिर जीरो कीजिए, तो आपको कम झटका महसूस होगा। अर्थात ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि जब मुझे पता चल गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था भाई, एम वी माइनस यू अपॉन में टी, तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहां पर ये v माइनस यू का जो मान है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का जो मान है, ये अगर आपके पास में कुछ अधिक दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि समय को क्या कीजिए, इसको भी और अधिक कर दीजिए, समय ज्यादा लेंगे तो परिवर्तन की दर धीरे हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगर मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हुए मैं बात करता हूं कि कैच पकड़ते समय क्रिकेट फील्डर की, है ना, कैच पकड़ते समय क्रिकेट के जो फील्डर होता है उसको क्या क्या होता है भाई, तो यहां पे बॉल पकड़ता है, फिर धीरे धीरे करते हुए हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों करता है, कैच पकड़ के ही कहीं ऐसे पकड़ लेता, ये अपने दोनों हाथों से भैया एक बॉल आई और उसको ही कहीं पकड़ लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो क्या करता है, पीछे की तरफ हाथ को इधर की तरफ खिसकाता है। भाई यहां से यहां तक, इधर पीछे हाथ क्यों खींचता है, क्योंकि पीछे हाथ खींचते समय यहां से यहां तक में एक दूरी उसने तय की, और तय की गई दूरी के दौरान अल्टीमेटली उसने क्या किया, तो उसने किया समय के मान को बढ़ा दिया। यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो यहां पर समझ में आ रहा है मुझे कि बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। अगर किसी जगह पे मैं समय ज्यादा लेता हूं तो बल का प्रभाव कैसा हो जाएगा, कम। देखिए बॉल जो चल के आ रही है उस पर जो फोर्स लगा है, जितना वेग है वो तो है, लेकिन मैं कई टुकड़ों में उसको रोका। मैंने अगर यहां पे ये 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये बॉल आ रही है मेरी हाथ पे, तो मैंने पहले सेकंड में, एक सेकंड में मेरा हाथ यहां से चल करके यहां तक आ गया, है ना, मेरा हाथ यहां से चल करके यहां तक आया, और ये एक सेकंड में यहां से यहां तक चल के आने में मैंने मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से मैं इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से मैं इसको क्या करो, कम करो, धीरे कर रहा हूं। तो अब ये यहां पे एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का कम हुआ, तो अब यहां पर कितना बचेगा, ये अल्टीमेटली
30 मीटर पर सेकेंड। अब अगले सेकंड में कितना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से करे तो अगले सेकंड में और 10 कम किया, तो 30 के बाद अब यहां 20 बचेगा, 20 के बाद में अब क्या बचेगा 10, और यहां पर जाकर के फाइनली यहां पर बॉल कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के 4 सेकंड में मैंने इसको रोका। कितने में रोका, 4 सेकंड। अब एक बात समझिए, F इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा भाई, तो हमने पढ़ा ma। द्रव्यमान कितना, तो द्रव्यमान जो भी बॉल का, द्रव्यमान मान लीजिए बॉल का था 2 kg का, बोले बहुत भारी बॉल है, हाँ है, चलिए। एक्सीलरेशन को मैं मान लेता हूं, चूंकि मैंने 10-10 आपको वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो अगर इसी को मैं इस तरीके से एक न्यूमेरिक टर्म मान लेता हूं कि 10 है, अगर मान लीजिए त्वरण का मान, तो उस कंडीशन में इसको स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये कितना मिला, तो 20 न्यूटन का हर समय फोर्स लगाना पड़ा। वैसे ये कितना फोर्स लगाना पड़ता, तो m की वैल्यू थी 2 kg और बॉल कितने से चल के आता, 40 से, तो 40 दूनी 80 न्यूटन का बल लगाना होता। कब, जब एक बार में ऐसे कि ऐसे ही रोकते तो भाई हाथ ही टूट जाता। लेकिन 4 सेकंड में रोका तो प्रति सेकंड 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और 4 सेकंड में वो 80 न्यूटन को 0 न्यूटन पे ला करके रख दिया, मतलब उसको रोक दिया। अर्थात आपको समझ में आया कि समय के मान को बढ़ा दिया तो बल का प्रभाव मुझे कम महसूस हुआ, यानी कम बल लगाना पड़ा। सिमिलरली और भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर जिसके हम चर्चा करेंगे कि भाई ये तो हो गया क्रिकेट लेते समय। अच्छा, अब इसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी फील्डर है वो फिर डाइव क्यों मारता है भाई, जैसे ही कैच पकड़ता है कुछ फील्डर्स डाइव मारते हैं। डाइव मारने का मतलब क्या हुआ, तो अल्टीमेटली उसके मोमेंटम को, उसके संवेग को 0 करने के लिए। ठीक इसी तरीके से एक और बात समझिए, मैं थोड़ा सा इससे हटके, यहीं का एक टॉपिक है तो मैं थोड़ा सा हटके एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। ये तो हो गई बात मतलब टाइम बढ़ाने की। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप चाहें तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं मुझे, कि भाई जो बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स जो होते हैं, तो वो रनअप लेकर के क्यों आते हैं, उसमें क्या कंडीशन है। आखिर बॉलर रनअप लेकर के आकर के बॉल क्यों डालता, भाई खड़े होकर के भी तो ऐसा थ्रो जैसा कर सकता था, तेजी से फेंक सकता था। एक रनअप लेकर के आने के पीछे क्या कारण है। चलिए, तो भाई वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कर दीजिए, मैं तो आंसर भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, तो उस बॉल की मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं। बॉल की मोमेंटम पहले ही क्या बना दी कि बॉल गत्ते अवस्था में आ गई, तो जो बॉलर है वो दौड़ता हुआ आएगा, बॉल हाथ में लेकर के दौड़ता हुआ आ रहा है, मतलब बॉल की एक इनिशियल वेलोसिटी पहले ही मिल गई। अब थ्रो करेगा तो बॉल की टेंडेंसी मोशन की थी, वो मोशन में रहना चाहती थी, और आपने थ्रो करी, मतलब आपने बॉल को फेंका, तो वो वेलोसिटी और बढ़ गई। इसलिए बॉलर आज के समय में इजीली 143-144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग्स कर पाते हैं। फास्ट बॉलर्स भाई 148 किलोमीटर पर आवर तक के भी फास्ट बॉलर्स अवेलेबल है अभी क्रिकेट में। तो मतलब आप समझिए, इतनी तेजी से बॉल को फेंकने के लिए आपको एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है, इसके लिए वो दौड़ते हैं। खैर, आते हम यहां पर कैच पकड़ते समय की बात क्या थी भाई। अच्छा, वो जो अभी मैं बोल रहा हूं कि वो बॉलर दौड़ के आ रहा है, वो किसका एग्जांपल हो गया, फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। किसका, प्रथम नियम का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जड़त्व के अनुसार वो काम हो रहा है। यहां पर मैंने कैच पकड़ते समय आपकी जो बात करी कि हाथ को पीछे खींचना, सिमिलरली इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आपने कभी शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे तो ऐसा है ना, इस तरीके से आपको ट्रॉली मिलती है, ठीक है। अब इसमें जो भी आपको सामान खरीदना हो सामान खरीदिए और रखते जाइए, अपना बढ़िया शॉपिंग कीजिए, आखिर में ले जाइए, बिलिंग कराइए और पैसा दीजिए, सामान लीजिए। ये ट्रॉली की बात करता हूं, जरा समझिए। जब ये खाली ट्रॉली होगा, खाली ट्रॉली होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, जब ये खाली होगा तो इसका द्रव्यमान कैसा होगा, इसका द्रव्यमान कम होगा। तो आपको इस समय पे पता चलता है कि आपको बल जो लगाना होता वो भी कैसा लगाना होता, कम बल लगाना पड़ता ना, इजीली खिसकती। लेकिन जैसे ही सामान खरीद लेते हैं, मतलब भरी हुई ट्रॉली, अगर ये भरी ट्रॉली होती है तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है इसका द्रव्यमान अधिक। और जैसे ही द्रव्यमान अधिक होता है, आपको पता है अब मेहनत लगती है भैया, बहुत जोर से उसको खींचना पड़ता है, तब बल का मान जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, बल का मान अधिक हो जाता है। तो ये किसके अकॉर्डिंगली बात कर ली, एक में मैंने समय को वेरिएट करा दिया, ये समय को वेरिएट करा के आपको फोर्स का इंपैक्ट दिखाया। दूसरे में मैं आपको किसका इंपैक्ट दिखा रहा हूं भाई, आपको इसका इंपैक्ट दिखा रहा हूं कि एक खाली एक भरी है, मतलब द्रव्यमान कम है और ज्यादा है, तब भी बल के ऊपर असर पड़ेगा। एक और बात कर लेते हैं, जब ये दो लोग हो गए तो एक हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए तो मैं इनिशियल भी एग्जांपल दिया था, वो साइकिल वाला, कि अगर साइकिल को आप चाहते हैं धीरे धीरे चलाना,
ठीक है ना। ये हमारी हो गई भैया क्या, साइकिल। ये है हमारी साइकिल, ये हमारा हो गया अगला पहिया, ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, ठीक है। चलिए इधर भी पीछे कुछ सामान वामान रखने के लिए बना देते हैं। ये हो गई हमारी साइकिल। अब भाई मैं कहता हूं कि साइकिल को चलाते समय अगर आपको धीरे धीरे चलाना, साइकिल को धीरे धीरे चलाना, मतलब इसका वेग अगर आपने रखा है क्या कम, तो आपको बल भी कैसा लगेगा, कम। अगर आपको वेग ज्यादा चाहिए, तेजी से चलाना चाहते हैं, तो बल भी क्या लगेगा, ज्यादा। अच्छा, वेग के अनुसार क्यों असर पड़ा, क्योंकि त्वरण जो होता है v माइनस यू अपॉन में टी। अब अगर आपने क्या किया, वेग में परिवर्तन ज्यादा चाहिए, ये v माइनस यू मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में ज्यादा डिफरेंस चाहिए आपको, तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली आप चाहते हैं कि भैया मुझे ब्रेक भी लगाना है, तो ब्रेक लगाएंगे तब भी वही काम होगा, आपने वेग में ज्यादा परिवर्तन करेंगे, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी साइकिल स्लो करिए, बिल्कुल हल्का सा ब्रेक लगाइए, कम फोर्स लगाइए, साइकिल स्लो हो जाती। लेकिन एकदम तेज चलते हुए साइकिल को रोकना ही है, तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इन द सेम वे समझ सकते हैं, एक भारी पत्थर होता, उसको मुझे अगर ले जाना होता या मुझे उसको फेंकना होता तो ज्यादा बल लगाना पड़ता, और एक हल्का ही पत्थर है, धीरे से फेंकना है, सेम पत्थर, द्रव्यमान चेंज नहीं करूंगा, धीरे से फेंकना है तो कम बल, और उसी पत्थर को तेजी से फेंकना है तो ज्यादा बल। मतलब क्या कि यहां पर m बदल सकता है, v बदल सकता है, t बदल सकता है, और इनके बदलाव के कारण इस बल में बदलाव हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलरली इसको समझ सकते हैं कि जैसे दो गाड़ियों का टक्कर होता है, तब भी भाई इस तरीके का काम होता है, वहां पर भी संवेग में परिवर्तन आता है। जैसे एक भारी भरकम गाड़ी है, उसमें जाकर के दूसरी गाड़ी टकरा जाए, जैसे मान लीजिए एक कह लेते हो ट्रक खड़ी है साइड में और बाइक वाला जाकर उसमें टकरा जाए, तो भैया ट्रक के वेग में तो आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और बाइक वाले की वेलोसिटी क्या होगी, भाई जाएगा, टकराएगा और दूर छिटक जाएगा, है ना। टकराने के बाद में उसको चोट लगेगी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि टकरा के जाकर उससे स्टिक हो जाएगा, नहीं होगा, वो उससे टकरा के दूर भी जा सकता है। मतलब दो चीजों के टकराने के पीछे, मतलब संवेग में परिवर्तन होने के पीछे जब हम टक्कर की बात करेंगे, तो एक संवेग परिवर्तन के लिए हमारे पास पूरा प्रूफ भी है ना। आगे आने वाले सेशंस में हम उसको भी करने वाले, जहां पे हम संघट्टे के बारे में पढ़ेंगे। दो तीन तरीके के संघट्टे हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा संघट्टे, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है, उसमें गोली हमने मारी तो गोली गुटके के अंदर जाके समा गई, दोनों रुके रह गए। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी चीज पे बुलेट से फायर किया तो वो दोनों ही एक दूसरे के अंदर स्टिक हो जाए और चलने लग जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से कार चल रही है, उस पे उसके कांच पे कोई कीड़ा आया, तो कीड़ा आएगा तो क्या होगा भाई, चिपक ही जाएगा, वो टकरा के मरेगा और चिपक ही जाएगा उसी के साथ। तो ऐसे सब बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। खैर, सेकेंड लॉ के जो एग्जांपल्स थे वो आपको समझ में आ गए हैं कि भाई मुझे बल को किस किस तरीके से वेरिएट करना है, बल जो हमारा है वो किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, समय के साथ में भी, द्रव्यमान के साथ में भी, और वेग में परिवर्तन अगर हम ज्यादा करते हैं तो उससे भी। मतलब यहां तक मुझे समझ में आया कि भाई जो हमने टारगेट अपने लिए सेट किया था, वो टारगेट हमने अचीव किया, उसको हमने कवर अप कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, एंड यहां तक ये बात पल्ले पड़ी है कि भाई अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली पूरा पढ़ते रहेंगे तो कहीं पर कुछ भी डाउट, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एंड इसी प्रकार के बाकी कोर्स कंटेंट के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आते हैं सीबीएसई इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पूरे लेक्चर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही डिजाइंड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, बट जो मीडियम है वो समवेयर इंग्लिश एंड समवेयर इन हिंदी। तो दोनों ही मीडियम्स मैग्नेट ब्रेन्स पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें या कोई स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी अलग से आपको प्लेलिस्ट यहां पर देखने को मिल जाता है। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स हर सेगमेंट की तैयारी कराने के लिए कमिटेड है, बस आप रेगुलर स्टडी करते रहिए। जैसे कि देखिए एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, इतने सेगमेंट्स की एग्जामिनेशंस की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। साथ ही साथ यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है। मतलब ये दो स्टेट बोर्ड्स के लिए तो पूरी तरीके से उनके बोर्ड के अकॉर्डिंगली सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, चूंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब तो मैं बिल्कुल ही रेकमेंड करूंगा कि भैया आप अंग्रेजी जरूर सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है आगे आपकी पर्सनालिटी को लेकर के। साथ ही साथ अगर आप कोई
जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन लाइक बैंक हुआ, इंश्योरेंस हुआ, आरआरबी है, एसएससी है, यूपीएससी है, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, तो इसकी भी पूरी ही क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट प्रिंस लेकर के आता है भी। एंड अगर आप चाहते हैं अपने लिए कुछ ई बुक्स, नोट्स, बुक्स, तो भाई इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड अपने खुद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं भाई हमारे पास से अपनी ई बुक्स, जो कि एक हाई क्वालिटी कंटेंट मेंटेन करता है, क्योंकि मैग्नेट प्रिंस कमिटेड है हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो भाई आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे भी आप हमें यूट्यूब या फिर हमारी वेबसाइट के जरिए जाकर के आप सर्च कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम मिल जाते हैं भाई। आप फेसबुक पे भी हमें सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, आप हर जगह से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी चीजें हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड जितने भी लेक्चर्स आते हैं उनको आप फॉलो करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, और अपने आसपास में जितने भी लोग हैं भाई उनको भी इस चीज को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। तो भाई ये बताना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैग्नेट प्रिंस सब कुछ लेकर के आता है 100% फ्री, मतलब कोई कूपन कोड नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई पेमेंट नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसको अपने आसपास में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि सबको बताना है कि मैग्नेट प्रिंस लेकर के आता है क्या, क्वालिटी कंटेंट, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं इसी चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।